हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 कृतिका भाग 2 का अध्याय साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु काकरिया। तो ये साना साना हाथ जोड़ी अध्याय का तीसरा पार्ट है, भाग 3, जिसमें 2 भागों में हम इसके अधिकांश पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। तो अब तीसरे भाग में जो बचा हुआ है वो अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि लेखिका और उसकी टीम लुआंग में ठहर चुकी थी और वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य था उसका वर्णन किया गया था। अब आगे लेखिका वर्णन करती है कि अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती अर्थात हिलती ढुलती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में अर्थात हाथ में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, अर्थात मुझे पिछले समय की या भूत की याद आने लगी, स्मृति आने लगी पिछले समय की। स्मृति में कौंधा अर्थात अचानक विचार उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है कि हिंदुस्तान संस्कृति में जल को अंजुली में भरकर और संकल्प किया जाता है। तो वह सोच रही है कि मैं इस जल को, तिस्ता नदी के जल को अंजलि में भरकर क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। मेरे भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल अर्थात हलाहल का शाब्दिक अर्थ होता है विष, अर्थात मेरे अंदर की जो भी कमियां थी, सारी तामसिकताएं और मेरे जो दुर्व्यसना थे, दुर्विचार थे, वो सारे के सारे इस तिस्ता नदी की शुद्ध प्रवाहित धारा में बह गए थे। मेरे अंदर का समस्त विष और तामसिकताएं बह गई थी इसी बहती हुई धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी, रात्रि और अधिक गहराई होने लगी, अंधेरा पूरा छाने लगा। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। तो जैसे जैसे रात्रि अधिक गहन हो रही थी, वैसे वैसे हिमालय पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया है, अर्थात हिमालय पर अंधकार छाने लगा था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की सी मोहक वह रात महक उठी। तो लकड़ी का बना हुआ ये घर था जहाँ ये ठहरे हुए थे। जहाँ जितेन ने तेज धुन में अपने साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि आदिम रात्रि अर्थात पूर्व की रात्रि की महक से परियों की कहानी के समान ही मनमोहक वह रात्रि हो गई थी, जो अत्यंत महक रही थी, अर्थात आनंदित करने वाली थी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, संक्रमण का अर्थ होता है संयोग, मिलन। तो प्रकृति की इस मादकता का अर्थ होता है मस्ती का वह नशा। प्रकृति की मस्ती और नशा अर्थात उसके प्रति जो आकर्षण है उसको मादकता का है। इन दोनों का ऐसा संयोग हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी अर्थात जो भ्रमण करने वाले हैं, गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात अर्थात युवतियों को भी मात करते हुए, उनको भी पराजित करते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, अतुलित आनंद था उस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर, वहाँ पर बस कर
कहाँ से आता है इतना आनंद? वह सोच रही है, आश्चर्यचकित है कि कितने आनंद से या आनंद आनंद की अनुभूति करके वो पूर्णतः आनंद में तल्लीन होकर इस प्रकार से नृत्य कर रही है। तो इतना आनंद उसके अंदर कहाँ से आया? लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी, सुंदर थी। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती ही, कल कल का मधुर स्वर करके बह रही थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था लायुंग में। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई, भ्रमण करने के लिए। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। कतरा मतलब एक कण भी, एक टुकड़ा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से, अर्थात हम तृतीय तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, फिर भी वहां बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों, तो मैदानी क्षेत्र से ये आए हैं, तो मैदानी क्षेत्र से आने के बाद भी इनको बर्फ का एक कतरा भी नहीं दिखा। और मैदानी क्षेत्र से आए हुए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से, किसी स्वर्ग से कम नहीं होते, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में बर्फ देखने को नहीं मिलती है। तो बर्फ से, हिम से आच्छादित वह परिवेश उनके लिए अतुलनीय सौंदर्य होता है, आकर्षित करने वाला होता है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। स्नोफॉल होता है कि धीरे 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 बर्फ रुई के रूप में गिरती रहती है, रुई के जैसे। तो प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि स्नोफॉल अब कम होता जा रहा है। पर यदि मैं कटाव चले जाऊं तो मुझे वहां सर्तिया अर्थात निश्चित रूप से बर्फ मिल जाएगी। तो वो सिक्किमी नवयुवक कह रहा है कि प्रदूषण होने के कारण स्नोफॉल कम होता जा रहा है, लेकिन वो कटाव जाए तो वहाँ निश्चित रूप से उसे बर्फ के दर्शन हो सकते हैं। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड, अर्थात जैसे स्विट्जरलैंड हिमाच्छादित है, उसी प्रकार से भारत का भी वह एक स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की तरह ही उसका प्राकृतिक सौंदर्य है। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। चूँकि वह कटाव टूरिस्ट स्पॉट अर्थात भ्रमण स्थल नहीं है, इसलिए वो सुर्खियों में नहीं आया, चर्चा का विषय नहीं बना था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफ़र था लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, बात कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया, अर्थात उसका महुआ वो खा गई। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। मीठी झिड़कियां देने से तात्पर्य है कि बड़े ही प्रेम से डांटना, चल हट हट, इस प्रकार से झिड़कियां देते हैं। तो वही उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर हो गया था। तो इसी उम्मीद में और उत्तेजना में कि वहाँ पर हिमाच्छादित पर्वत मिलेंगे, तो इससे हमारे अंदर आवेश भी भरा हुआ था। तो उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर बढ़ रहा था। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश। कि एक तो वहाँ रास्ता खतरनाक था, उसके ऊपर से धुंध और बारिश भी थी, जिससे फिसलन हो गई थी, देखने में दुविधा हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, तो धुंध में उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अंदाजन ही गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत छाई हुई थी, अर्थात बादल से ढके हुए थे।
सब कुछ बादल में, अर्थात केवल बादल ही बादल दिखा रहा था। बादल में मतलब बादलों में मिश्रित थे, बादलों में मिले हुए थे। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों को चीर कर हमारी जीप निकल रही है, क्योंकि पूरा जो परिवेश था वो बादल में हो गया था। चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। हम बिल्कुल चुप बैठे थे, क्योंकि वो रास्ते सकरे थे और नीचे घाटी थी, इसके ऊपर धुंध और वर्षा भी हो रही थी, जिससे दिखाई भी नहीं दे रहा था और फिसलन भी हो गई थी। इसलिए खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश फिसलन का डर था। एक चूक की थोड़ी सी असावधानी हुई और हम सब खल्लास, अर्थात नीचे घाटी में गिर जाएंगे और काम तमाम। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, कि हमारी आपसी वहाँ पर जो परिवेश था वो बिल्कुल मौन था, और हम सब भी डरे हुए थे अपनी ज़िंदगी को खोने से। शांत थे, मौन थे, और वहाँ पर कोई व्यक्ति भी नहीं था। तो इसलिए कहा है कि हमारी सांस लेने की आवाज़ के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। ये आर्मी कैंट है, इस पर चेतावनी लिखी हुई है। इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, नहीं ये तो रास्ते पर लिखी हुई है, आर्मी कैंट आगे आने वाला है। इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो डाइवोर्स स्पीड, अपनी स्पीड को, गति को कम कर लीजिए या नज़रअंदाज कीजिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी लिखी हुई मिली, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। कि अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो आराम से सफ़र करें, जल्दबाजी न करें, क्योंकि अगर थोड़ी भी असावधानी हो जाएगी तो आप मौत के आगोश में समा सकते हैं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, तो हमने लुआंग से आधा रास्ता तय कर लिया, तो धुंध छटती हुई जा रही थी, और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया। तो इस सृष्टि के बीच और हमारे बीच, इस संसार और हमारे बीच जो सन्नाटा था, शांति थी, वो भी हट गई थी। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड के समान ही कटाओ का सौंदर्य है, इसलिए उसको हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कटाओ को। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया अर्थात अपने स्वर में प्रत्युत्तर दिया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। कि जब नार्गे ने ये कहा कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, तब उन्होंने उत्तर दिया, मणि ने, कि स्विट्जरलैंड न तो इतनी ऊंचाई पर स्थित है और न ही कटाओ का जितना सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे, हिमाच्छादित पर्वत दिखाई दे रहे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। तो हरे तो हरियाली युक्त और काले पहाड़ी युक्त दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो जो परिदृश्य है आधा हरा काला दिखाई दे रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, और कुछ हिस्सा उनका सफ़ेद लग रहा था, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, क्योंकि वो पाउडर की कल्पना कराने वाला जो परिदृश्य था वो बर्फ का था, हिम का था। आधे हिस्से पर हिम ढकी हुई थी, आधे पर हरियाली थी और कुछ काला था। इसलिए यहाँ लेखिका ने कल्पना की है कि उस पहाड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, उन बर्फ से जमी हुई होने के कारण।
कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं तो पाउडर बच गया है और कहीं वह धूप में बह गया हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर आवेश में आकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, अर्थात अभी अभी रात्रि में इसका निर्माण हुआ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, पूरी तरह हिमाच्छादित पर्वत दिख रहे थे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। तो हिमाच्छादित पर्वतों के लिए यहाँ लेखिका ने उपमान रखा है साबुन के झाग, अर्थात जैसे साबुन के झाग स्वच्छ और सफ़ेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से हिमाच्छादित पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर, अपना मुख निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एक और उपमा दी गई है चांदी के समान, चांदी के समान ही, रजत के समान ही चमकते हुए हिमाच्छादित पर्वत। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो मैंने जवाब दिया, राम रोछो। तो ये नेपाली भाषा में है, अर्थात बहुत अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। तो वो स्वयं भी नेपाली बोलता था, जितेन। तो वो स्वयं की भाषा पर गर्व करके उसकी आंखों में चमक आ गई थी, अर्थात उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई थी, चेहरा इतराने लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी थी। अब ये कह रही है कि तिमरो माया सैंधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये उसके लिए कहा है, बर्फ के लिए, स्नोफॉन के लिए। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, अर्थात उसके मन पर भी छाप लगा रही थी, प्रभाव छोड़ रही थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वो। इस प्रेम की झील में तैरते हुए, अर्थात इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते, हिमाच्छादित पर्वतों से जो प्राकृतिक सौंदर्य टपक रहा था, तो उसके लिए कहा है कि प्रेम की इस झील में तैरते हुए वो झूम झूम कर गाने लगा था वो। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे, जहां बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। तो सख्त बर्फ नहीं थी, कठोर नहीं थी, नरम ही थी। तो जैसा कि जितेन ने अंदाजा लगाया था कि ये रात्रि को ही निर्मित हुई है। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हिमाच्छादित पर्वत आसमान में मिल गए हों। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। हर लम्हे की, अर्थात एक एक पल क्षण की रंगत, सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, उनकी फोटो ले रहे थे, उनको कैप्चर कर रहे थे। मेरे पाँव झन झन करने लगे थे, सुन्नता आ गई थी पाँव में बर्फ पर उतरने के कारण। पर मन वृंदावन हो रहा था, लेकिन अंदर से मन जो है वो आध्यात्मिक और आनंदित हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे, अंदर के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अंदर कई देवता जाग गए थे, जिससे मेरा मन आध्यात्मिक हो गया था उसके प्रति। ख्वाहिश हुई, मेरी इच्छा हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर के देखूं। ये बर्फ का जो स्वर्ग है, मैं भी इसको जी भर के निहार लूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जैसे कि यूमथांग और झांगू लेक, झील टूरिस्ट स्पॉट है, अर्थात भ्रमण स्थल है, वैसे ही कटाव भ्रमण स्थल नहीं था। वहाँ पर दुकानें नहीं थी जो किराए से जूते ले सकें। इस कारण यहाँ
झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय, दनादन मतलब लगातार फोटो खिंचवाने की बजाय, मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, अर्थात अपनी स्मृति में ही उसको कैद कर रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर बार बार इसको देख सकूं। तो महानगर को डार्क रूम कहा है, अंधेरा का रूम, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की उज्ज्वलता और स्वच्छता नहीं होती है, इस प्रकार से हिमाच्छादित पर्वत नहीं होते हैं। तो इन महानगरों में अपनी स्मृति से इस एक एक पिक्चर को, एक एक दृश्य को मैं देख सकूं, इसलिए अपनी स्मृति में ही उन सभी दृश्यों को कैद कर रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच, कि इसी प्रकार से विभोर प्राप्त करने वाली दिव्यता, अलौकिकता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। तो यहाँ इस प्रकार से जो आध्यात्मिकता का परिवेश होता है, या शांति, चुप्पी होती है, निर्मलता होती है, स्वच्छता होती है, तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के बीच, ऐसे स्थलों में ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। तो यही कथन धर्मवीर भारती ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत है, उत्तराखंड का यात्रा किया था उन्होंने, ठेले पर हिमालय, तो उसमें भी यही कहा है कि इन हिमाच्छादित पर्वतों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए हिमालय क्यों आते हैं, और ऋषि मुनियों ने यहीं पर बैठकर मंत्र उच्चारण किया होगा, अपने वेदों की रचना की होगी। और यही वाक्य लेखिका मधु कांकरिया जी कह रही हैं कि ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा कि जीवन का सत्य क्या है, यहीं पर आकर उन्होंने खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा, और यहाँ पर आकर ही उन्होंने यह महामंत्र प्राप्त किया होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात संसार में सभी सुखी हों। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, कि अंतिम संपूर्णता की आखिरी जो पूर्णता का प्रतीक है, ये प्राकृतिक सौंदर्य। बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। कि वह जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो अपने आप में संपूर्णता लिए हुई है, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कोई भी अपराधी अगर देखता है, तो चाहे वो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उसके अंदर करुणा का सागर उमड़ आता है, और करुणा का अवतार बुद्ध बन जाता है वो, अर्थात उस पर भी इस प्राकृतिक सौंदर्य की छाप पड़ जाती है। उसका हृदय भी कुछ क्षणों के लिए करुणामय हो जाता है। और तभी दिमाग में कौंधा प्रकट हुआ कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का, इसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है। कि शैतान भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, ठगा सा, हारा सा, आश्चर्यचकित, और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति और दूसरों की बुराई करने की जो आदत है, उसको भी भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी, अर्थात वो किसी सोच विचार में मग्न थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है। तो अचानक ही वो जैसे दार्शनिक विचार रखते हैं, उसी प्रकार से उसने भी दार्शनिक की तरह अपना विचार रखा कि ये जल हिम शिखर जो है, हिमाच्छादित पर्वत है, बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये जल स्तंभ है, जल के स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से, कि अनोखे या विचित्र ढंग से सारा इंतजाम करती है प्रकृति। सर्दियों में बर्फ के रूप में कैसे करती है, ये बताया है कि सर्दियों में बर्फ के रूप में
जल संग्रह कर लेती है। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, हाहाकार मचता है, तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल कर जल धारा बनकर सूखे कंठों को तरावट नमी पहुंचाती है। कि सर्दियों में जब पानी की आवश्यकता कम होती है तो ये जल स्तंभ जो है वो जल संग्रह का रूप धारण कर लेते हैं, और गर्मियों में यही पानी पिघल कर, जब पानी की कमी होती है, पानी का हाहाकार मचता है, तो यही शिलाएं पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को नमी पहुंचाते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो बड़ी ही अद्भुत और विचित्र व्यवस्था है जल का संचय करने की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, अर्थात इससे आकर्षित और प्रसन्न होकर नतमस्तक हुई कि जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, अर्थात हम ऋणी हैं इन नदियों की, हिम शिखरों के। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। कि बार बार मुझे वो एक से एक नए नए स्वप्न दिखा रहे थे वो दृश्य, कि मैंने उन क्षणों में सोचा कि ये संसार कितना सुंदर है। पर तभी उदासी की एक झीनी सी पतली सी परत मुझ पर छा गई, उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया, जो पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थी। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां, अर्थात आर्मी के कैंट थे एक दो। ध्यान आया कि बॉर्डर एरिया है, और फिर उसे पता लगा कि यहाँ तिब्बत, भारत, भूटान और नेपाल, सिक्किम जो है इन सीमाओं से सटा हुआ है, इसलिए बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ फौजी छावनियाँ तैनात की गई हैं, अर्थात आर्मी कैंट स्थापित किए गए हैं। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है, तिब्बत की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, तो वहाँ उस समय तापमान था -15 डिग्री सेल्सियस, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन ये जो फौजी हैं, सैनिक हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात होते हैं। वह हंस दिया एक उदास हंसी। तो उसने उदास हंसी के रूप में हंसकर जवाब दिया कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो जब उसने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी आप किस प्रकार से यहाँ रुक जाते हैं, तब उसने एक उदासी हंसी से प्रति उत्तर दिया कि आप सभी चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो यहाँ लेखिका ने भारतीय सैनिकों का समर्पण और देशभक्ति व्यक्त की है। किस प्रकार से वो -15 डिग्री में या इससे ज़्यादा में भी वहाँ हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। फेरी भेटूला अब नेपाली भाषा में कहते हैं कि फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, कि हम तुम्हें आज देते हैं तुम्हारे अच्छे कल के लिए। कि हम तुम्हें आज देते हैं तुम्हारे कल के लिए, कहने से तात्पर्य है कि हम सुनहरे भविष्य के लिए आज की रक्षा करते हैं, वर्तमान की रक्षा करते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। कि वैशाख के महीने में, अर्थात कह सकते हैं कि जून जुलाई में भीषण गर्मी होती है, उस समय भी यहाँ सर्दी होती है, अर्थात माइनस का टेम्परेचर होता है। तो 5 मिनट में ही वैशाख के महीने में हम ठिठुरने लगते हैं। तो हमारे ये
जो फौजी हैं, जवान हैं, हिंदुस्तान के रक्षक हैं, ये पोष और माघ में भी अर्थात कड़कड़ाती ठंड में भी, कह सकते हैं कि दिसंबर जनवरी में भी यहाँ तैनात रहते हैं, सुरक्षा करते हैं। और उस समय पोष माघ के समय यहाँ सब कुछ जम जाता है, एक पेट्रोल को छोड़कर। तो उस स्थिति में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ये ड्यूटी देते हैं, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, अर्थात हम भयभीत हो जाते हैं। उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। तो मियाद होता है कि सीमा, अर्थात जो उनकी जीवन सीमा है उससे पूर्व ही उन्होंने अपनी जीवन लीला को नष्ट कर दिया था। कि जिन सकरे और घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने पर ही हमारे प्राण कांप उठते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, उन रास्तों का निर्माण करने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जीवन की सीमा से पूर्व ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया था। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। तो ये मेरे लिए एक यात्रा नहीं थी, ये मेरे लिए एक खोज थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल खैर, अब हम लायूंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर बढ़ रहे हैं। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। उस पर नेपाली भाषा का प्रभाव से स्पष्ट हो रहा है। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। तो ये ऊपर मैं बता चुका हूँ प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल के बारे में। बुआंस हिंदी नाम है इसका, रोडोडेंड्रो का, जो एक सफ़ेद पुष्प होते हैं। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस तरह भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज रखी हो। कि 15 दिन में ही पूरी की पूरी घाटी फूलों के द्वारा आच्छादित हो जाएगी, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि फूलों की सेज सजाई हुई है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, लुआंग की अपेक्षा में यहाँ थोड़े चौड़े थे, वहाँ सकरे रास्ते थे। इस कारण खतरों का एहसास यहाँ कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले दिखे तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। बहरहाल खैर, घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। तो घाटियों और वादियों, पहाड़ों, बादलों की आंख मिचौली दिखती, अर्थात कभी घाटी दिखती, कभी उस पहाड़ों में वादियां दिखाई देने लगती, कभी बादल दिखाई देते। तो इस प्रकार से आंख मिचौली करती हुई पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हुई हमारी जीप यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हो गए थे। क्यों? क्योंकि बर्फ से ढके कटावों के हिम शिखरों को देखने के बाद, जो कटाव में हिमाच्छादित पर्वत थे, उसको देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लग रहा था, अर्थात उसका सौंदर्य कुछ कम लग रहा था। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफ़र। तो ये इसी के लिए कहा है। तो मंजिल यूमथांग 3 की, तो मंजिल का सफ़र कटाव तक पहुंचने में जो उन्होंने सौंदर्य देखा था वो अधिक रोमांचित कर रहा था इनको। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। तो इस प्रकार से एकता को देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ, प्रसन्नचित हुई मैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, स्वतंत्र रियासत थी, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था, अर्थात विकसित नहीं हुआ था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा अर्थात इसके परिवेश में, इसके वातावरण में इस कदर
इस तरीके से घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं था कभी सिक्किम भारत में नहीं था। तो जानकारी के लिए बता दूं कि ये 22वां राज्य बना था भारत का 1975 में, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। इससे पूर्व ये स्वतंत्र रियासत थी। इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के अधीन था, स्वीकार की हुई थी, अर्थात इनका जो राज कार्य था, सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों ने लिया हुआ था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो पहाड़ी कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्तों की विशेषता होती है कि ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? कि जैसे ये आपने सुना होगा, मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि अग्नि 3 प्रकार की होती है, वाड़वाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। जो वाड़वाग्नि होती है समुद्र की अग्नि। तो समुद्र की अग्नि यही होती है कि अमावस्या की रात्रि को समुद्र में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है, जिससे समुद्र का जल कुछ कम हो जाता है। तो ये परिवर्तन होता है समुद्र में। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि पूर्णिमा की चांदनी में इन पर कामनाओं का ज्वार भाटा जगता है, जिसलिए इस कारण ही ये केवल चांदनी रात में ही भोगते हैं। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग किस्म की जानकारियां देता रहा। क्या जानकारी दे रहा था कि मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, उनके पद चिन्ह है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई, तो अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं, मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया क्षेत्र है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। कैसा माना जाता है कि इस खेदुम में देवी देवता निवास करते हैं और यहाँ जो गंदगी फैलाते हैं वो मर जाता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो उन्होंने हंसी के रूप में कहा कि तुम लोग तो नहीं फैलाते पहाड़ों पर गंदगी। उसने जीभ निकालते हुए कहा मजाक के रूप में, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो लेखिका ने जब ये कहा हंसी के रूप में कि तुम लोग तो गंदगी नहीं फैलाते हो, तो जितेन ने कहा कि नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने ये जो प्रकृति के अंग हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, अर्थात हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा कि ये जो सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, इसके लिए बताया कि इसीलिए यहाँ लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं, इसीलिए यह इतना सुंदर है। तो जितेन कहते हैं कि गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है और गंतोक का मतलब होता है पहाड़। इसका शाब्दिक अर्थ ही पहाड़ होता है और चूंकि ये पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। चूंकि वहाँ बॉर्डर थी नेपाल, भूटान और तिब्बत की, चीन की, तो यहाँ फौजी तैनात रहते थे सुरक्षा के लिए। तो भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा,
घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे अगर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि घाटियों के बीच से रास्ते निकालकर इसको भ्रमण स्थल बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी रास्तों का काम चल रहा था। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, कि मनुष्य की ये कभी समाप्त नहीं होने वाली जो खोज है उसी का नाम सौंदर्य, सुंदरता है। मन ही मन में कहती हूँ और जीप आगे बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक का जो सौंदर्य है वो अतुलित और अविस्मरणीय है लेखिका के लिए। और जो कटाव का जो हिमाच्छादित पर्वत है वो भी लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले भाग में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।